नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन उसकी आधुनिकता देखकर सच में दिमाग चकरा जाता है। तो चलिए अतीत के इस शानदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, 2500 ईसा पूर्व में कोई शहर आखिर कैसा दिखता होगा। अक्सर हमारे दिमाग में कच्ची झोपड़ियों या धूल भरी अव्यवस्थित बस्तियों की तस्वीर बनती है ना। लेकिन आज जब ये पुरानी धारणाएं टूटेंगी ना, तो सच्चाई सच में चौंकाने वाली होगी। हमारे पूर्वज उस वक्त भी इतने एडवांस थे जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के पहले महान शहरों की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। अगर इसके टाइमलाइन पर नजर डालें तो 3300 ईसा पूर्व के प्रारंभिक हड़प्पा चरण में इसकी नींव रखी गई। फिर कई सदियों के लगातार विकास के बाद 2600 ईसा पूर्व के आते आते ये अपने परिपक्व हड़प्पा चरण यानी बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच गई। और फिर 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा चरण में इसका धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। अब अगर भूगोल की बात करें तो ये सभ्यता काफी विशाल इलाके में फैली थी और हर बड़े शहर की अपनी एक अलग ही इंजीनियरिंग खूबी थी। जैसे पाकिस्तान के हड़प्पा को ही ले लीजिए, जो सबसे पहले खोजा गया था। वहां मिले विशाल अन्नागार यानी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज उनके कमाल के फूड स्टोरेज सिस्टम को दिखाते हैं। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ तो खैर हम सबने सुना ही है, पब्लिक बाथ का एक बेहतरीन नमूना। भारत में आए तो धौलावीरा अपने लाजवाब वाटर मैनेजमेंट के लिए मशहूर था, और लोथल का डॉकयार्ड जो चीख चीख कर उनके समुद्री व्यापार की कहानी कहता है। अब आते हैं अर्बन प्लानिंग पर। आखिर क्यों उन्हें नगर नियोजन का उस्ताद कहा जाता है? सच में ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल या सॉफ्टवेयर के उन्होंने अपने शहरों को बिल्कुल सटीक ग्रिड पैटर्न में बसाया। एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, रिहायशी इलाके अलग, पब्लिक बिल्डिंग्स अलग, और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ। मतलब ये डिजाइन आज के स्मार्ट सिटीज को भी सीधी टक्कर देता है। और अर्बन प्लानिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है उनका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जनरली प्राचीन काल से हम इतनी उम्मीद नहीं करते, लेकिन इन लोगों का पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई पर गजब का फोकस था। इजिप्ट या मेसोपोटामिया जैसी उस वक्त की दूसरी सभ्यताओं में भी पानी की निकासी का ऐसा एडवांस्ड सिस्टम देखने को नहीं मिलता। साफ सफाई उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि एक बेसिक जरूरत थी। पकी हुई ईंटों से बने घर थे और वहां से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होके मेन नालों तक जाता था। लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम होता था। और हाँ, इन नालियों की बाकायदा रेगुलर सफाई भी होती थी। हालांकि यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि अमीर और गरीब तबके के रिहायशी इलाके अलग अलग थे, जिससे हमें उस समय के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का भी काफी कुछ आइडिया लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी, ट्रेड और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। इन शहरों की असली धड़कन थी इनकी खेती। इरिगेशन की बेहतरीन तकनीकें थीं। बैल और लकड़ी के हल का इस्तेमाल करके ये लोग गेहूं, जौ और मटर जैसी फसलें बड़ी मात्रा में उगाते थे। पर जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये कि दुनिया में सबसे पहले सूती कपास उगाने और उससे कपड़े बनाने का क्रेडिट इसी सभ्यता को जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक थी। अब जहां इतना प्रोडक्शन होगा वहां ट्रेड तो होगा ही। तो इस व्यापार को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए इन्होंने ट्रेड सील्स यानी व्यापारिक मोहरें बनाई। इन्हें आप आज के कस्टम स्टैंप या बारकोड की तरह समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड वजन और नाप तौल के साथ साथ इन मोहरों का इस्तेमाल ये कंफर्म करने के लिए होता था कि जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो एकदम असली है और रास्ते में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये व्यापार सिर्फ आस पड़ोस के गांवों से ही होता था। बिल्कुल नहीं। ये लोग समंदर और मुश्किल रास्तों को पार करके दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक जाते थे। इनके बनाए मनके, सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन और खूबसूरत गहनों की विदेशों में भारी डिमांड थी। ये जबरदस्त ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क उन्हें उस समय की दुनिया का एक बेहद अमीर और प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाता था। कुल मिलाकर कहें तो ये एक बहुत ही वाइब्रेंट और डाइवर्स समाज था जो असल में जिंदगी जीना जानता था। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक, डांस और पासे वाले गेम्स खेले जाते थे। समाज में किसान, व्यापारी, कारीगर और पुजारी जैसे कई वर्ग एक साथ मिलकर रहते थे। और सबसे अचरज की बात जानते हैं क्या है? खुदाई में हथियारों के नाम पर ना के बराबर चीजें मिली हैं,
जो सीधा इशारा करता है कि ये लोग काफी शांतिप्रिय थे और उनका फोकस लड़ाई झगड़े के बजाय पूरी तरह से व्यापार और तरक्की पर था। अब रुख करते हैं उनकी कला, धर्म और उस लिपि की ओर जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। इनकी आर्ट और कारीगरी की बारीकी सच में कमाल की थी। कांसे की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा टेराकोटा के खिलौने और बारीक डिजाइन वाले गहने भी इनकी कला को दर्शाते हैं। धर्म की बात करें तो इजिप्ट या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े मंदिर या पिरामिड नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि वे नेचर के बहुत करीब थे। मातृ देवी की पूजा, पवित्र पेड़, जानवर और आग की वेदियों के जो सबूत मिले हैं, वो हमें उनके आध्यात्मिक जीवन की एक अच्छी खासी झलक देते हैं। अब बात करते हैं उनके कम्युनिकेशन की। इनकी मुहरों और बर्तनों पर एक बहुत ही रहस्यमयी लिपि उकेरी गई है। इतिहासकारों ने लगभग 400 अलग-अलग प्रतीकों या सिंबल्स को पहचाना है। इससे एक बात तो साफ है कि ये लोग सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से यानी इंटेलेक्चुअली भी बहुत एडवांस थे। लेकिन इसे इतिहास की एक बड़ी ट्रेजेडी ही कहेंगे कि इतनी एडवांस्ड लिपि होने के बावजूद आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसे पढ़ नहीं पाया है। मतलब वो असल में क्या सोचते थे, उनके राजाओं के नाम क्या थे, उनकी अनकही कहानियां क्या हैं, ये सब आज भी उन 400 सिंबल्स के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। और सच कहूं तो यही रहस्य इस सभ्यता को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, इस महान सभ्यता का रहस्यमयी पतन। तो आखिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ कि इतनी सेटल सभ्यता अचानक बिखरने लगी? देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका कोई एक सिंगल कारण नहीं था। शायद ये एक डोमिनो इफेक्ट था। भयंकर बाढ़, क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियों का सूखना, अचानक आए बड़े भूकंप, या फिर शायद ट्रेड रूट्स का पूरी तरह ठप हो जाना। विज्ञान आज तक किसी एक पक्के कारण पर मोहर नहीं लगा पाया है। बस कई सारी थियोरीज हैं जो एक साथ मिलकर इस पतन की कहानी बयां करती हैं। और अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। वैज्ञानिक जल निकासी, ग्लोबल ट्रेड और एकदम परफेक्ट मास्टर टाउन प्लानिंग वाला इतना बड़ा और शांतिपूर्ण समाज बस यूं ही कैसे गायब हो सकता है? क्या कुदरत की ताकत के आगे बड़े से बड़े आधुनिक समाज को भी आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं? ये सोचने वाली बात है। खैर, प्राचीन इतिहास के इस शानदार विश्लेषण को आज हम यहीं विराम देते हैं। ऐसी ही और भी दिलचस्प और गहरी जानकारियों के लिए हम